हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाजीराव IAS Academy. Today is 6th of September and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, we on the daily basis discuss some of the ethical terms that are relevant for the GS paper 4. So today's term is related to persuasion. In fact, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया भी है। तो जब हम परसुएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है जब हम किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास करते हैं तो फिर उसे हम परसुएशन कहते हैं। आपने बहुत बार इस कंसेप्ट को लिंक भी किया होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो आज हम आपको और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, लेट्स से कि उसका जो बिहेवियर है वोमेन के प्रति सही नहीं है, बट सोसाइटी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके विचारधारा में बदलाव लाते हैं और उनकी जो नज़रिया है देखने की वोमेन्स की तरफ, उसमें चेंजेज आता है। तो फिर वो भी एक परसुएशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज हम अपने इंडियन सोसाइटी की बात करें तो थोड़ा आपका पैट्रियार्कल है, ठीक है, यानी कि मेल डोमिनेटेड है। तो वहाँ पर वोमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाया, कैंपेन चलाया ताकि वोमेन का एम्पावरमेंट हो सके और जो मेंटलिटी है मेंस का विद रिस्पेक्ट टू द वोमेन वो चेंज हो सके। तो आप देखेंगे कि आज अब वेरियस रूरल एरियाज एज वेल एज डिफरेंट रीजन्स में महिलाएं भी काफ़ी अव्वल परफॉर्मेंस कर रही है इन द वेरियस सेक्टर्स। इट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन और द साइंटिस्ट एट द ISRO. So these all indicate that the perceptions is being changed and women are encouraged to participate into the economic activities. So how does this happen? Because of change in persuasion. So this is the simple example that I quote you. Another example you can relate with the Swachh Bharat mission. जैसे जो स्वच्छ भारत मिशन है आपको पता है 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो इनफैक्ट जो नंबर ऑफ टॉयलेटरीज थे इन द इंडिया एक प्रकार से बहुत ही कम थी, डोमेस्टिक टॉयलेट्स नहीं थी, लेकिन वेरियस इनिशिएटिव्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई एंड एक्चुअली पीपल बेनिफिटेड। द परसेप्शंस रिलेटेड टू द स्वच्छता हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स है इन द वेरियस हाउस होल्ड्स वो बढ़ी हैं, वोमेन का रेस्पेक्ट भी बढ़ा है। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स यू कैन रिलेट विद द परसुएशन। यू कैन ऑल्सो गिव मी other examples in the comment section. So friends, if you are liking my initiative, please do like, share and subscribe because your share and contribution will definitely help us to improve more, to give you important information as well as concepts as well as articles which will be relevant for the UPSC point of view. So आज हमें 3 आर्टिकल पर डिस्कस करना है और तीनों आर्टिकल कहीं ना कहीं आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बिकॉज आपने देखा है ना कि जो आपका चर्चा चल रहा है, कंट्रोवर्सी हो गई है बिटवीन इंडिया वर्सेस भारत, कौन से नाम। तो आखिरकार हम देखेंगे कि संविधान इस बात पर क्या चलता है, क्या कहता है। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई थी तो इस मुद्दे पर डिस्कशन आया था कि आखिरकार हम भारत को क्या बोले, भारत ही बोले या फिर इंडिया बोले। तो एक कॉमन पॉइंट निकला कि आपका दोनों नाम रखे जाने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से जज करेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। एक दूसरा आर्टिकल हम देखने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट विच had directed the central government to constitute an expert committee related to the carrying capacity of the Himalayan states. तो सेंटर ने एग्री किया कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो एक्चुअली उसमें क्या कुछ बातें की गई हैं, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग कैरिंग कैपेसिटी। द थर्ड आर्टिकल विल बी रिलेटेड टू ब्रिक्स एक्सपेंशन। आपको पता है जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या था
कि जो ब्रिक्स में 5 देश है ना उसमें एक्सपेंड किया जाए एंड 6 मोर कंट्रीज हैज बीन एडेड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये आपका एशियन रिप्रेजेंटेशन को या फिर आपका ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाता है। जबकि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आपका वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड है। तो आखिरकार ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ आगे जाकर ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी देखेंगे ब्रिक्स के क्या हुए हैं, जैसे आपका ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक कंस्टिट्यूट किया गया था, एज वेल एज वेरियस रिफॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो शिफ्टिंग आवर फोकस to our first article. First article is related to the controversy which has been created because of the change in the name. तो कंटेक्स्ट क्या है, तो जैसे अभी आपका इंडिया में G20 समिट होने वाला है, ठीक है, 9th and 10th सितंबर को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने इनविटेशन भेजा वेरियस हेड ऑफ द स्टेट्स को एज वेल एज सीएम ऑफ द इंडियन स्टेट्स टू पार्टिसिपेट। तो एक्चुअली वहां पर हुआ ये कि जो इनविटेशन है ना उसमें इंडिया की जगह भारत को रिप्लेस किया गया। तो उसके बाद मान के चलिए कि कंट्रोवर्सी की बाहर आ गई, अपोजिशन पार्टी अपने ही आरोप लगा रहे हैं, रूलिंग पार्टी अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से कंट्रोवर्सी वाला माहौल है। तो हम इसको इस एंगल से जज करेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं। तो जो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that deals with article 1 to 4, तो जो आर्टिकल 1 है that deals with name and territory of the Indian, तो इसमें साफ साफ बोली जाती है, यहां पर आप देखिए इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि संविधान ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा बिटवीन इंडिया एंड भारत। एंड ये बहस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी देखने को मिली थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आने वाले समय में हो सकता है इस प्रकार की विचारधारा उठने लगे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इंडिया हो या भारत हो दोनों एक ही है, दोनों का एक ही मतलब है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ऐड किया गया था इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। एज वेल एज आर्टिकल 1 के तहत और भी बहुत सारे प्रोविजन है, लाइक जो स्टेट है एंड द टेरिटरीज, उसको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। जब आप फर्स्ट शेड्यूल ओपन करके देखेंगे तो जो स्टेट्स के नाम है वो भी रहेंगे, एज वेल एज जो एरिया ऑफ रीजन है उसको भी मेंशन किया गया है। एज वेल एज फर्दर प्रोविजंस की बात करें तो आपको ये जरूर समझना है कि जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बेसिकली आपका मिक्सर है। पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि आप विभिन्न स्टेट्स देखते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो ये सब जो स्टेट्स हैं वो कंप्राइज होंगे। दूसरा आपका यूनियन टेरिटरीज, आप हमें बताइए टोटल यूनियन टेरिटरीज अभी कितनी है, वो भी इसमें कंप्राइज होंगे। साथ ही साथ तीसरा अदर टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर बाय इंडिया, तो वो भी आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया में कंप्राइज होगा। तो एक प्रकार से टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए ब्रॉडर टर्म, इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कंप्राइज ऑल द 3 points that we have discussed. So hope you understood the first article and the context and the constitutional provisions। तो आपको तो अब क्लियरिटी हो ही गई होगी कि आखिरकार संविधान क्या कहता है। तो हमें इस एंगल से जरूर जज करना चाहिए जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, बिकॉज इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट करके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ हमने जो इनिशिएटिव लिया था कि आपको मेंस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो आज आपको मेंस क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी है जब हम आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है मेंस का, डिस्क्राइब द वेरियस काउजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एज वेल एज मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लिप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को तैयार करते हैं तो ध्यान रखें वहां पर डिजास्टर तो कवर होगा ही होगा, साथ के साथ आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी फोकस करना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप वल्नरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करें, कौन से रीजन में कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है रिलेटेड टू दैट डिजास्टर, एंड उस हिसाब से हम वल्नरेबल मैपिंग जोन तैयार करते हैं, डिजास्टर मैपिंग जोन तैयार करते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस, और उस हिसाब से हम एक्शन प्लान तैयार करते हैं कि कहाँ पर
किस टाइप का एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, रिसोर्स की बचत होती है। जहां पर हमें एक्शन लेना है वहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे ना। तो वही बात है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पता चले आप एसएससी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो वो रिलेट नहीं हो सकेगा यूपीएससी का टॉपिक। तो यूपीएससी के टॉपिक के ही एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो हमने ये देखा, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो हमने आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, स्लाइड में दे दिए हैं। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। आप यहाँ पर एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल दीज, शिफ्टिंग आवर फोकस टू सेकेंड editorial discussion that is related to GS paper 2, you can link with this topic। तो अभी आप देख रहे हैं मॉनसून का समय चल रहा है एंड मॉनसून एक प्रकार से सुख का भी घड़ी होता है, दुख का भी घड़ी होता है। आप रिलेट कर सकते हैं, जब हम दुख की घड़ी की बात करें तो जो आपके हिमालयन स्टेट है, खासकर हिमाचल में जो अभी इश्यू चल रहा है, डिजास्टर चल रहा है, लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल, द लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल इज ए डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो आखिरकार ये घटनाएं घट क्यों रही है, वाई, लाइक एक्सेसिव फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन स्टेट। तो एक बात बोली जाती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हिमालयन स्टेट की कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो एक्सीड कर गई है। तो इसका मतलब क्या है कैरिंग कैपेसिटी का, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सजेस्ट किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए जो पूरी तरह से कंप्रिहेंसिव स्टडी करेगा ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिरकार सेंटर ने भी सहमति जताई कि हम 13 मेंबर का टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्लडिंग हैवॉक क्रिएट करता है। जो भी आपके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हाउसेस हैं, पीपल्स हैं, वो सब कितने ज़्यादा डिस्टर्ब कंडीशन में आ जाते हैं। दैट इंडिकेट द इमेज एंड द वीडियो यू कैन सी ऑन वेरियस न्यूज़। तो एक्चुअली कैरिंग कैपेसिटी क्या है उसको समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कंसिडर द 2 जार। यहाँ पर आप इमेज में 2 जार देख रहे हैं एंड एक में आपका वाटर पूरी तरह से फिल है और जो मछली की संख्या है, फिश की जो संख्या है काफ़ी कम है, और दूसरे जार में भी वाटर फिल है लेकिन जो फिशेस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाले में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपका जो इकोसिस्टम है ये, ठीक है, वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी आपका बैलेंस्ड है, साथ ही साथ इकोसिस्टम भी आपका बैलेंस्ड है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके स्पीसीज है उनको प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट सब मिल रहे हैं। लेकिन इस केस में देखिए, जिसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि सबसे पहली बात तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए ही क्राइसिस सा सिचुएशन आ गया एंड अल्टीमेटली जो भी फूड होंगे वो अच्छे तरीके से ये स्पीसीज कंज्यूम नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्रे प्रीडेटर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। जो आपके प्रीडेटर है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है जो फूड की ज़रूरत होगी इन स्पीसीज को कम हो जाएगा। ऐसे में मछलियाँ डाई करने लग गई, तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इकोसिस्टम आप ले लीजिए, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है टू सस्टेन द स्पीसीज, टू सस्टेन द पॉपुलेशन, दैट्स द कैरिंग कैपेसिटी। एंड इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी देन डेफिनेटली वो जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होने लगेगा, वो आपका प्रॉब्लम फेस करने लगेगा। इनफैक्ट पॉपुलेशन नेचुरली डाई करने लग जाएंगे, दैट वी हैव सीन इन दिस एग्जाम्पल। तो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हिमालयन स्टेट की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एज वेल एज जो टूरिस्ट की एंट्री है वो भी काफ़ी बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है। एलोंग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ रहा है एंड इट मे एक्सीड। तो दैट्स माई टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार क्या स्टेटस है उसको समझने के लिए ये कमेटी गठित करने की बात कही गई है। बिकॉज आप समझिए कि हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें तो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, अर्थक्वेक जैसी घटनाएं
आती रहती है, और साथ ही साथ जो सॉइल का लेयर है काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये सब इंडिकेट करता है कि ऑलरेडी जो हिमालयन रीजन है वो आपका इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, और अगर हम काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पॉपुलेशन एंट्री करवाते हैं, दैट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम एंड दैट मे सरपास द कैरिंग कैपेसिटी। तो बेसिक इश्यू इज दिस। ठीक है, एंड उसके बाद ये भी बात बोली जाती है इस आर्टिकल में कि लेट्स से कि कमेटी गठित कर भी जाएगी, लेकिन बात तो यही है ना कि एक्सेप्टेंस होता है या नहीं उस रिपोर्ट का। बिकॉज पहले भी इस प्रकार की कमेटी गठित की गई है, जैसे जब उत्तराखंड में 2013 में डिवास्टेटिंग फ्लड आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की बात कही कि आखिरकार आप इवेल्युएट करिए कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्टेट में कंस्टिट्यूट किए गए हैं तो क्या वो तो इस फ्लडिंग का कारण नहीं बने। तो जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि हाँ, ये जो एक्सेसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है दैट इज वन ऑफ द फैक्टर जो फ्लडिंग को प्रमोट कर रही है। इसीलिए बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर रेगुलेट करने की बात की गई थी, लेकिन जो आपका रिकमेंडेशन आया था उसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तो कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाकी अदर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किए गए। जैसे रोड वाइडनिंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है हिमालयन रीजन्स में, तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी आप देख सकते हैं रोड वाइडनिंग की जा रही है। हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था किस प्रकार से आपका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है, रोड वाइडन किया जा रहा है, लेकिन ये सब इकोसिस्टम पर निगेटिव प्रभाव डाल रही है। जो हिमालयन इकोसिस्टम है उस पर निगेटिव प्रभाव डाल रही है। दैट इज द प्रॉब्लम एज वेल। ये जो आपका लेटेस्ट प्रपोजल है बाय द सेंटर इज इट नॉट न्यू, बिकॉज 2020 में ये प्रपोजल लाई गई थी। एंड ऑल्सो लैंड सब्सिडेंस जैसी जो घटनाएं घटित हुई, जोशीमठ इंसिडेंट आपने भी सुना होगा, इट ऑल्सो स्पार्क द डिबेट कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आर्टिकल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोली जाती है कि जो कोर पॉइंट है वो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम हिल्स में प्रमोट कर रहे हैं, हिमालयन रीजन में प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते विद द प्रोजेक्ट दैट गेट्स रन इन द प्लेन्स, बिकॉज हिमालयन रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है। तो यहाँ पर अगर भर भर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर आपका टूरिस्ट प्रमोशन करिएगा तो डेफिनेटली कैरिंग कैपेसिटी पर बर्डन आएगा, जबकि प्लेन्स रीजन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी दूसरा होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रीजन। तो दैट द पॉइंट द आर्टिकल ट्राइंग टू रीच। तो क्या कुछ सजेशंस है? सजेशंस ये है कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। ठीक है, जहाँ पर आप पूरी तरीके से इवेल्यूएशन करिए कि जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ज़्यादा है तो उसके लिए क्या एक्शंस लिए जाए। ठीक है, तो ये प्रकार का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। या फिर आप नो गो जोन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। नो गो जोन्स मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, नो गो जोन्स उन रीजन में होंगे जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है टू द डिजास्टर, बिकॉज अगर वहाँ पर लेट से कोई हिमालय एरिया है, अब ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन है टू द डिजास्टर, कि कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर ना तो रोड बनाइए, ना तो आपको हाउसिंग अलाउ करिए, ना तो आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलाउ करिए। तो इस प्रकार से होता है आपका नो गो जोन्स। तो ये कुछ सजेशंस आप आंसर्स में लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट द आंसर्स दैट वी हैव गिवन यू इन द above slide the questions. So shifting our focus to our third editorial discussion that is related to the expansion of BRICS. तो आपको भी पता है जोहान्सबर्ग समिट ब्रिक्स मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर क्या डिसीजन लिया गया कि ब्रिक्स कंट्रीज को एक्सपेंड किया जाएगा और 6 नए मेंबर्स को ऐड किए जाएंगे। तो कौन से आपके 6 नए मेंबर्स है उसको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक मैप ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका येलोइश कलर में है दैट रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग कंट्रीज। और ब्रिक्स में आपको पता है 5 देश आते हैं, कौन कौन से, ब्राज़ील,
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अभी समिट कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और जो आपके 6 नए मेंबर्स आने वाले हैं जो ऐड हो गए हैं, तो वो आपको ब्लूइश कलर में दिख रहा होगा। जैसे आपका ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया, एज वेल एज द अर्जेंटीना, ठीक है, इजिप्ट, एज वेल एज इथोपिया। तो ये सब आपके नए मेंबर्स जो ऐड होने वाले हैं। और जब हम ब्रिक्स की बात करें, हमने बहुत से आर्टिकल्स में डिस्कस किया कि ब्रिक्स इज बेसिकली ग्रुपिंग्स ऑफ लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, या फिर यूं कह सकते हो कि ग्लोबल साउथ का ये वॉइस है, ठीक है, आवाज है ग्लोबल साउथ का। बिकॉज ग्लोबल साउथ को लेकर देश सुनते नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सुनते नहीं है, बिकॉज वो जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर डोमिनेटेड बाय द वेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स है दैट इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। एंड थोड़ा सा हम पहले जाएं तो जो साउथ अफ्रीका है वो आपका 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। उसके बाद ये जो ग्रुप है ब्रिक्स बना, नहीं तो पहले BRIC था। तो जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्यों एक्सपेंड किया गया। तो एक्सपेंड पहली बात तो इसलिए की गई क्योंकि अभी जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं वो आपका वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वेस्ट डोमिनेटेड कंट्रीज है, वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है। जैसे यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर आप बताइए P5 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना, उनके डिसीजन के बिना कोई भी एक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने वीटो कर दिया तो फिर वो जो प्रपोजल है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई भी यूएन के मेंबर स्टेट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूएनएससी हो गया। उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक में देखिए, IMF में देखिए, सब में आपका वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है। वेस्टर्न कंट्रीज में आपका मेनली यूरोप या फिर आपका अमेरिका, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल साउथ के वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो एक प्रकार से डिससेटिस्फेक्शन की भावना थी। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। और इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी बोला गया UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को यस्टरडेज वर्ल्ड के रूप में कहा। ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, 21वीं शताब्दी के समय को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। ये सब इंस्टीट्यूशंस कब बने थे? ये सब बने थे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब बने थे। तो तब की सिचुएशन और थी, तब बहुत सारे देश गुलाम थे, लेकिन आज तो आजाद है, आज सबकी इकोनॉमी काफी एक्सपेंड है। तो आप उस समय की फिलोसफी आज कैसे चला सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। ऑल्सो ब्रिक्स प्रमोट्स इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉपरेशन एज वेल एज बिल्ड्स इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल एंड एकोमोडेट द प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स इमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसे हमने कुछ कंट्रीज के नाम आपको गिनवाए जो मेंबर्स बने हैं, तो उन सब के भी इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होंगे, उन सब के भी इंटरेस्ट प्रमोट होंगे। तो अगर हम कुछ सिग्निफिकेंस की बात करें आफ्टर द एक्सपेंशन, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिखे, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सपेंशन यानी कि टोटल 11 मेंबर्स जब हो जाएंगे तो लगभग आपका 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इट विल रिप्रेजेंट, एज वेल जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी में इन देशों का, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 31.5% टू 37%। जबकि अगर हम G7 कंट्रीज के जीडीपी की बात करें क्यूमुलेटिवली तो आपका 30.7% है। तो कहीं ना कहीं वो अब आपका बढ़ेगा। एंड जब हम 5 कोर कंट्रीज की बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट 23% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड 19% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट। तो आप समझिए कि जो ट्रेड है ना इन देशों के बीच वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है ग्लोबल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो। और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये होगा, एनर्जी सेक्टर में कोलैबोरेशन होगा। यूँ कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया को एनर्जी चाहिए बिकॉज इंडिया इज डेफिशिएंट इन एनर्जी प्रोडक्शन, दैट्स वाई हम बहुत सारे कोलैबोरेशन करते हैं। पेट्रोल डीजल्स हम इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से? वेस्ट एशिया से या फिर रशिया से। क्यों? बिकॉज हमारे पास नहीं है, हमारे पास होती तो हम इंपोर्ट क्यों करते? दैट्स द पॉइंट। तो एनर्जी सेक्टर में कोलैबोरेशन होगा। और एक फैक्ट भी दी जाती है कि लेट्स से कि जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता है पर डे वो लगभग आपका 19 मिलियन बैरल्स होते हैं, 90 मिलियन बैरल्स पर डे।
एज पर द 2022 डाटा। लेकिन अगर हम 5 ब्रिक्स मेंबर्स की बात करें तो उसमें जो शेयर था 20% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। लेकिन जब ये नए देश आ जाएंगे तो ये जो आपका ग्लोबल आउटपुट का शेयर है बिटवीन दीज 11 मेंबर्स वो 42% राइज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 20% से लेकर डायरेक्ट 42%, दैट्स रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेंशन। तो दैट्स द पॉइंट। एज वेल एज जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू में भी इन्हेंस करेगा। क्यों? बिकॉज वेस्ट एशिया का रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है विद द ब्रिक्स कंट्रीज, तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। इनफैक्ट जो सऊदी अरेबिया है उनको भी मार्केट एक्सपेंशन में मदद मिलेगी, जैसे सऊदी अरेबिया कैन रीच अप टू द ब्राज़ील, ठीक है, बिकॉज सऊदी अरेबिया भी मेंबर्स बन रहा है इसमें। एंड ऑल्सो 35% ऑफ द सऊदी ऑयल प्रोडक्शन गोज टू चाइना एंड इंडिया। एंड अगर हम इजिप्ट एंड इथोपिया की बात करें तो इनका भी सिग्निफिकेंस इस पॉइंट से है कि दे आर लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजिशन, जिसको आप कहते हैं रेड सी के पास ये सब देश लोकेटेड है। एंड ऑल्सो दीज कंट्रीज कंप्राइज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बेसिकली 4 देशों का समूह है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना हॉर्न की तरह निकला हुआ है, ठीक है, हॉर्न होता है ना उसकी तरह निकला हुआ है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं सीड। सीड स्टैंड्स फॉर सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। तो अभी जो आपका मेंबर बना है इथोपिया बना है, ठीक है, ये सब नहीं बने, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती नहीं, इथोपिया मेंबर बना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंस है इन देशों का वहाँ पर कोलैबोरेशन बढ़ेगा। तो होप यू अंडरस्टूड। ऑल्सो अर्जेंटीना की बात करें जो भी एक अभी रिसेंट में मेंबर बनने वाला है, बन गया है बेसिकली, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द लैटिन अमेरिका। तो दैट्स द पॉइंट। जबकि वेस्टर्न मीडिया क्रिटिसाइज करते हैं कि बस ये जो आपका ब्रिक्स एक्सपेंशन है दैट रिप्रेजेंट्स ए टॉक्स ऑफ, यानी कि बातचीत करने की दुकान है बस, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिक्स देशों में भले ही थोड़ा सा डिफरेंसेस रहा है लेकिन कॉपरेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। कैसे? तो कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे डिस्पाइट द डिफरेंसेस वी हैव कंसेंशुअल डिक्लेरेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड डीपनिंग आवर रिलेशंस, चाहे वो आपका इकोनॉमिक रिलेशन हो, सोशल रिलेशन हो, एज वेल एज वेरियस एस्पेक्ट्स। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन की बात करें तो वहां पर भी फोकस किया गया कि किस प्रकार से हम इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन यानी कि ब्रिक्स देशों के बीच कॉपरेशन को बढ़ाएं एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज के पास हम पहुंचे, उनके भी वॉइस को हम सुने। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल वर्ल्ड है वो ग्लोबल साउथ के वॉइस को नहीं सुनते हैं, ठीक है। as well as members agreed encouraging the use of local currency in the internal trade and financial transaction। तो डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो ये भी एक पॉइंट है। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आउटलुक फॉर द रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। जैसे एक समय था जब सऊदी अरेबिया या यूएई यूएस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द ट्रेड, लेकिन अब ये देश अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा, इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छे किए जा रहे हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो सऊदी अरेबिया है या यूएई है वो अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं एंड यूएस का जो डोमिनेंस था उसके प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। एज वेल एज दे आर परस्यूइंग डी-एस्केलेशन एंड डायलॉग, engaging with Turkey and opening interactions with the Iran। तो अल्टीमेटली यूए ने भी रिलेशंस ईरान के साथ नॉर्मलाइज किए। और जब हम ईरान की एंट्री की बात करेंगे ब्रिक्स में तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंस क्या होगा कि एक तो ये कि एनर्जी सेक्टर में जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा एलोंग विद वेरियस अपॉर्चुनिटी, लाइक जो आपका प्रोजेक्ट जो ठंडे वस्ते में चली गई थी मोरबंद नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो चाहबार पोर्ट से कनेक्ट होगा, तो अब ये रिवाइव हो सकते हैं, कनेक्टिविटी भी मजबूत हो सकती है। और कनेक्टिविटी जहां मजबूत होती है वहां पर ट्रेड भी मजबूत होता है, ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इन कंक्लूजन कि जो मेंबर्स है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि अब हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है, अब हम अपने डिसीजंस खुद ले सके, इस पर आने की जरूरत है। बिकॉज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस किया जाता है। एंड ये भी चाहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के वॉइस है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको सुना जाए, उस पर एक्ट किया जाए। ऐसे नहीं काम चलेगा कि कुछ ही देश वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करे, अपने एक्शंस को डोमिनेट करे। तो अब जो है समय है एक्सपेंशन की एज वेल एज ग्लोबल वॉइस ऑफ द साउथ को सुनने की। तो दैट्स द कंक्लूजन। होप यू अंडरस्टूड द एडिटोरियल। एंड अगर आपको आर्टिकल अच्छी लग रही है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।